पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील पर चीन और भारत पीछे हटे हैं, लेकिन डिसएंगेजमेंट को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी जमीन चीन को गिफ्ट कर दी। Makes a statement, and we find that Indian troops are now going to be stationed at Finger 3. Finger 4 is our territory. That is where our post used to be. So now we have moved from Finger 4 to Finger 3. Why has Prime Minister Modi given up Indian territory to the Chinese? This is the question that needs to be answered by him and by the Defence Minister first. Second, why have Indian troops, after the hard work that they did, capturing Kailash ranges, why have they been asked to move back? What has India got in return for this? And most importantly, the more important strategic area, Depsang Plains. Why have the Chinese not moved back? It's a very clear thing that has happened. The Prime Minister of India has given Indian territory to China. हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। ये सच्चाई। This is absolute 100% cowardice. There is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए। एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उनकी समझ पर सवाल उठाया। राहुल पर हमला हुआ तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी बचाव में सामने आए। और मोदी जी को हर दिन शाम सुबह गाली दे करके तो देश में कुछ नहीं कर सकते। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जो कि देश के गरीबों, किसानों, कमजोर तबकों के हितों के लिए पूरी तरह से समर्पित है, उनको आप कोसते रहे। ये कुंद बुद्धि से ज्यादा इसके लिए कुछ नहीं कह सकते आप। ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी और कुंद बुद्धि पप्पू जी का ये जो कमाल है, इसका तो कोई रास्ता नहीं है। अब ये कुंद बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है, ये तो खुद ही कांग्रेस बता पाएगी। और बढ़ाने की बात की है। हमारा कहना है हमारे फौज की, हमारे जहांबाज फौजों की शौर्य और बहादुरी की चलते हम जिस हद तक हमारा कामयाब हासिल किए हैं, वो कामयाबी को आप चीनी सरकार के सामने खो ना बैठो। हम चाहते थे कि जिस तरीके से हम कामयाब हासिल किए हैं, वो कामयाब को सामने रखते हुए चीनी सरकार के साथ और ज्यादा कड़ी रूह कांपते हुए सौदाबाजी करना चाहिए। बस यही हमारा मकसद था, यही राहुल जी बताते हैं। किसानों को लेकर भी राहुल गांधी लगातार हमलावर। और राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी हनुमानगढ़ पहुंचे। पीलीबंगा में किसान महापंचायत को संबोधित किया और इस दौरान एक बार फिर से उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि कृषि कानूनों की वजह से देश की 40% लोग बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का और जमाखोरी चालू करने का, और तीसरा कानून किसान के हाथ से न्याय छीनने का। ये है 3 कानून। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि ये जो 40% हिंदुस्तान की जनता का धंधा है, ये सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में चला जाए। अगर ये 3 कानून
किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, आगे आंदोलन तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता सुमित दुबे की एक ग्राउंड रिपोर्ट दी। कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका आज 79वां दिन है। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं। सिंघू बॉर्डर यानी वो पॉइंट जो फार्मर्स प्रोटेस्ट का एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है, एक प्रतीक बन चुका है। यहाँ के जो हालात हैं, 79वें दिन के जो हालात हैं, उन दिखाने की कोशिश करते हैं। जो रास्ता है जो सीधा जाता है जो करनाल हाईवे पर, इसको ब्लॉक किया हुआ है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग्स कर दी गई हैं, जो लगातार ये बैरिकेडिंग्स की गई हैं। और 26 जनवरी के दिन जो घटना हुई थी लाल किले पर, उसके बाद से ये बैरिकेडिंग यहाँ लगाई गई थी और ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके जवानों की ड्यूटी भी यहाँ पर लगाई गई है। ये ताज़ा हालात हैं सिंघू बॉर्डर के। अगर किसानों की बात करें तो किसान भी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान अपने आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं। हालांकि अभी भी सरकार की तरफ से या किसानों की तरफ से बातचीत के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। बातचीत टूटी हुई है और जो बातचीत टूटी हुई है उसके दोबारा शुरू होने के अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। सरकार की तरफ से बार बार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जो किसानों की समस्याएं हैं, जो किसानों के शक और शुबे हैं नए कानूनों को लेकर, उनको एड्रेस करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन बातचीत अभी भी शुरू नहीं हो सकी है। दिल्ली का मौसम भी अब बदल रहा है, सर्दियां खत्म होने की ओर हैं, गर्मियां आ रही हैं और ऐसे में किसानों ने भी अपने इंतजाम कर लिए। जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक अब जो किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उन्होंने अब गर्मी के मौसम के हिसाब से अपने इंतजाम करना शुरू भी कर दिया है। और इधर किसान नेता भी आंदोलन को धार देने के लिए महापंचायत कर रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान महापंचायत बुलाई गई, जहां किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि फैसलों के बीच में हम न तो पंच बदल सकते हैं और न ही मंच। उन्होंने बातचीत की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी से। नीति जानना चाहेंगे, आज आप कहाँ जा रहे हैं, क्या हम वहाँ पे जाएंगे हरियाणा, एक मीटिंग है बहादुरगढ़। मीटिंग में क्या होने वाला, थोड़ा आज की रणनीति जानना। नहीं, मीटिंग में तो यही होता है ना कि आंदोलन कैसे चलेगा आगे, कैसे बढ़ेगा, वो होता है मीटिंग में। आपकी संपत्ति को लेकर कहा गया कि 80 करोड़ की संपत्ति है, कई पेट्रोल पंप है, क्या आपका जवाब? संपत्ति कम आ गए, बहुत है संपत्ति तो, ये सब किसानों की हमारी संपत्ति है, इसकी जांच करवाओ सबकी, किस पे कितनी, सब हमारी है। आपको क्या लगता है इस तरह की बातें होना, इसके पीछे क्या हो सकता है, क्यों ऐसा? इन्हें पहले एक बार जो चैनल चलाएगा और जो करेगा, फिर इनको सबको कोर्ट में लेकर जाऊंगा, कहाँ संपत्ति है वो तो नोटिस की तैयारी सब करूंगा। अच्छा ये बताइए, जो 18 फरवरी को लेकर और जो यूपी में तमाम जगहों पर रेल रोको की बात कही गई है, वो क्या वो सब जगह होगा, सब जगह। यूपी उत्तराखंड में भी होगा? अरे सब जगह होगा, पूरे देश में महाराज, तुम उलझाओ ना केस को। बस ये बता दीजिए आखिरी की अभी बात कहाँ पर पहुंची है, कहीं पहुंची है? हमारी कोई बात सरकार से तारीख कोई निकली है अभी नहीं। और प्रधानमंत्री जिस तरह से जो आंदोलन जीवी और इस तरह के शब्दों के लगातार उच्चारण आ रहे हैं, क्या कहें? नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। ये आंदोलन करने वालों का अपमान है। जो देश में शहीद हुए थे, जो देश को आजादी दिलवाने लोग थे, उनका भी अपमान है। टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। हाल में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के एक और सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के हम दो हमारे दो के बयान पर पलटवार किया है। विज ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी को अपने ही परिवार के इतिहास का ज्ञान नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में विशेष कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 5 लाख रुपए के बॉन्ड और बिना अनुमति विदेश यात्रा नहीं करने की शर्त पर जमानत मिली है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के महंगे होने का असर देश में भी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 87 रुपए और डीजल के दाम 77 रुपए प्रति लीटर के पार चले गए। बिहार में कोरोना की वजह से सरस्वती पूजा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके तहत पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से टल गई। झारखंड हाईकोर्ट अब 19 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई के बाद कांग्रेस ने विपक्ष के अगले नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना है। कांग्रेस पार्टी की ओर से नामांकन पत्र मिलने के बाद इसकी पुष्टि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने की। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है, 36 लोग घायल हुए हैं। इस घटना में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और मुख्यमंत्री कोष से 3 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 12 अंक ऊपर 51,544 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 10 अंक गिरकर 15,163 पर बंद हुआ। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और जोरदार झटका लगा है। राज्यसभा में बड़े ही नाटकीय अंदाज में टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। साफ कहा कि पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। टीएमसी में कई साल तक हाशिए पर रहने के बाद आखिरकार दिनेश त्रिवेदी फूट पड़े। राज्यसभा में बड़े ही नाटकीय अंदाज में अपनी घुटन का इजहार करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिख। दिनेश त्रिवेदी की टीएमसी छोड़ने की चर्चा वैसे तो अरसे से थी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने पार्टी छोड़ी उससे लोग हैरान रह गए। सामने पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं और ममता बनर्जी को छोड़कर पहले ही कई नेता जा चुके हैं। ऐसे में दिनेश त्रिवेदी भी जोर का झटका जोर से दे गए। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। कहना मुश्किल है कि इस वक्त ही दिनेश त्रिवेदी ने अंतरात्मा की आवाज क्यों सुनी, लेकिन चर्चा गर्म है कि पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए वो जल्दी ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सदन में पीएम मोदी की तारीफ करके दिनेश त्रिवेदी ने खुद भी संकेत दे दिया। हम कहां बात करें, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। अब जब पार्टी चली जाती है कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के हाथ में, वो ही पार्टी चलाते हैं, तो हम बात किससे करें, और उनके पास किसी के पास समय नहीं है। और जिसको राजनीति का र क ख नहीं पता है, वो हमारे नेता बन जाते हैं। अब तो ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो करे क्या। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिहाज से दिनेश त्रिवेदी का यूं पार्टी छोड़ना ममता बनर्जी के लिए उतना बड़ा संकट नहीं है, लेकिन राज्यसभा सांसद का टीएमसी सरकार पर सवाल उठाते हुए जाना बीजेपी के लिए फायदेमंद जरूर है। जानकार मान रहे हैं कि इस तरह दिनेश त्रिवेदी ने ममता बनर्जी से अपना पुराना हिसाब भी बराबर कर लिया। 2008 में दिनेश त्रिवेदी टीएमसी कोटे से यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, लेकिन उनका बनाया रेल बजट ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने मामूली तौर पर टिकट की कीमत बढ़ा दी थी। इस पर नाराज ममता बनर्जी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया था। दिनेश त्रिवेदी से सिर्फ मंत्रालय ही नहीं छीना गया, बल्कि उसके बाद वो पार्टी में करीब करीब हाशिए पर चले गए। अरसे तक पार्टी छोड़ने की चर्चा होती रही, लेकिन अब जाकर दिनेश त्रिवेदी ने ममता का साथ छोड़ा है। पता है, हमें तो पता नहीं था कि वो रिजाइन करेंगे, वो पार्टी को नहीं बताए थे पहले। वो उनका असंतोष जताए थे, कल शरद पवार के पास जाके बोले, लेकिन उनको तो कोई इनकरेज नहीं किया कि आप रिजाइन कर दो। अचानक ही आ गया, हम लोग से बात नहीं किया। 4-5 दिन पहले ही उनसे बात हुआ था हमारा, इसे कुछ नहीं बताया कि एक्सट्रीम स्टेप लेंगे, तो क्या करेंगे। दिनेश त्रिवेदी नहीं, जो भी अच्छे राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं,
और राजनीति के माध्यम से एक बड़ा समाज सेवा करना चाहते हैं। वो कोई भी टीएमसी में नहीं रह सकता, क्योंकि टीएमसी माफियाओं की पार्टी होगी, माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी होगी, और बुआ भतीजे के अलावा वहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है। शहर में 7 फरवरी की रात टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की खुदकुशी के मामले में अब सियासत गर्मा गई। पूजा ने इमारत की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। आत्महत्या के दूसरे दिन से ही सोशल मीडिया पर इस घटना को विदर्भ के एक मंत्री के साथ जोड़ा जाने लगा। कहा गया कि प्रेम संबंधों के चलते पूजा ने अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस को पूजा चौहान के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था। अब इस मामले में जांच को लेकर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। इस केस में ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसकी आवाज किसी एक मंत्री की बताई जा रही है। अब बीजेपी ने मांग की है इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये आवाज किस मंत्री की है, और इसके साथ ही बीजेपी ने कई सवाल सरकार पर भी उठाए हैं। और गृह मंत्री साहब से ये कहना है कि भाषण में महिला सुरक्षा पे बोलना, महिलाओं की सुरक्षा की घोषणाएं करना, ये बहुत आसान है साहब। अभी जो इतने सारे एविडेंस सामने आए हैं, तो आप और किसकी राह देख रहे हैं या किसके लिए वेट कर रहे हैं? आपसे गुजारिश है कि तत्काल संजय राठौड़ इनके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल हो और पूजा चौहान को न्याय मिले। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दंगल जारी है। लेफ्ट फ्रंट ने 12 घंटे के बंगाल बंद का ऐलान किया। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस से झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। हुगली में प्रदर्शनकारियों ने लोगों को जबरन गाड़ियों से निकालने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से उनका टकराव हो गया। हालांकि राज्य में बंद का मामूली असर ही देखा गया। हावड़ा ब्रिज पर सरकारी बसें चलती हुई दिखी। कई जगहों पर ट्रेन रोकने की कोशिश की गई। लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मार्च किया और बंद को कामयाब बनाने की कोशिश की। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।